हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना शेयर करें। डॉक्टर अमृत की बात पर अपना सिर हिलाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद रचना सीधा वार्ड के अंदर चली जाती है, जहाँ विप्लव की आंखों में पट्टी बांधा हुआ है। रचना विप्लव की आंखों में पट्टी देकर उसके पास जा उसके सिर को सहलाते हुए वहीं पर बैठ जाती है। इधर मृत्युंजय विप्लव को ठीक होने की बात सुन राहत की सांस लेते हुए वेटिंग रूम की तरफ चला जाता है। सुधांशु, रुद्रा और अमृत भी उसके पीछे चले जाते हैं। सुधांशु जब वेटिंग रूम में पहुंचता है तो देखता है मृत्युंजय सिगरेट पी रहा था, जिसे देखकर उसके पास जा उसके हाथ से सिगरेट लेकर फेंकते हुए बोला, मैं दीदी को सच में बताऊंगा। मृत्युंजय सुधांशु के बात का कोई जवाब नहीं देता। उसे चुप देखकर रुद्रा सुधांशु की तरफ देख, अरे उल्टी गंगा कैसे बह रही है? रुद्रा की बात पर सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मैं भी वही सोच रहा था कि उल्टी गंगा कैसे बह रही है। मृत्युंजय उन दोनों की बात सुनकर बारी बारी उन दोनों को घूरने को बाद सुधांशु से बोला, सॉरी। मृत्युंजय की बात सुन सुधांशु कंफ्यूज होते बोला, सॉरी बट व्हाट फॉर? जो भी अब तक किया उसके लिए, तुम्हें जलील किया, तुमसे बदतमीजी की, तुम्हें नीचा दिखाया, उन सब के लिए सॉरी। मृत्युंजय ने सुधांशु को देखते हुए कहा, जिसे सुनकर सुधांशु अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, डोंट वरी, मैं वैसे भी दिल पर नहीं लेता गुस्सैल लोगों की बातों को। सुधांशु की बात पर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, लेकिन मैं दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ, मीरा को तुमसे दूर कर दिया, अच्छा किया। सुधांशु ने मृत्युंजय की बात को बीच में काट कर कहा। ये सुनकर रुद्र और अमृत हैरानी से सुधांशु को देखने लगे। सुधांशु उन दोनों की हैरान भरी नज़रों को महसूस कर आंखें चढ़ाते हुए, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? अमृत सुधांशु की बात पर हैरान आवाज़ में बोले, तुमने गलत तो नहीं कहा, लेकिन तुमने ये क्यों कहा कि मृत्युंजय ने मीरा को तुमसे दूर करके अच्छा किया? अमृत की बात पर सुधांशु कुछ पल चुप रहकर बोला, एक्चुअली क्या है ना, मुझे ऐसी लड़कियां अच्छी लगती है जो अपने लिए लड़ सके, जो मीरा सारंग में है, वो बात नहीं है। रुद्रा सुधांशु की बात सुनकर बोला, लेकिन जिस तरीके से तुम्हारा किस्सा सुना है, तुम तो बहुत प्यार करते थे ना मीरा से। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाहता हूँ, तुम तो बहुत प्यार करते थे ना मीरा से, तो अचानक मीरा तुम्हें डरपोक कैसे लग रही है? अमृत ने सुधांशु को देखते हुए पूछा, जिस पर सुधांशु हल्का सा मुस्कुराकर अमृत से बोला, आप एक बात बताओ, आपकी भी एक्स थी, क्या आप अभी भी उसे मिस करते हो? वैशाली दीदी के यहाँ जाने के बावजूद अमृत अपना सिर नहीं में हिला बोला, मुझे मरना है उसे याद करके, मेरी बीवी मुझे सूली पर चढ़ा देगी। एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं करेगी, लेकिन मेरा सारंग में अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जब से किसी और के नाम का उसके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखा, तभी से मैंने उसे त्याग दिया था। सुधांशु ने तुनक कर जवाब दिया। सुधांशु के बाद मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए, लेकिन मैंने देखा था रक्षाबंधन के दिन तुम कैसे उसे देख रहे थे, तुम जब भी मीरा को देखते हो कुछ दिखता है तुम्हारी आंखों में। सुधांशु मृत्युंजय के बाद उसे देखते हुए, हाँ पहले कभी कभी लगता था ये मेरी होती, बट अब नहीं लगता, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, समझदार हो गया हूँ। मृत्युंजय सुधांशु के बाद अपना सिर हिलाते हुए, अच्छी बात है, मैं समझदार हो गया हूँ, क्योंकि आपकी एक और बहन मुझे पट गई है, समझे, जो कि मीरा सारंग से लाख गुना ज़्यादा समझदार है, अंडरस्टैंडिंग है, टॉक्सिक तो बहुत बिल्कुल नहीं है, और आपके गुण उसमें बिल्कुल नज़र नहीं आते। सुधांशु ने ध्रुवी की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय अपने दांत पीसते, मैं तुम्हें किस एंगल से टॉक्सिक लगता हूँ? मृत्युंजय की बात पर सुधांशु आंखें चढ़ाता, नहीं हो टॉक्सिक, चल झूठे, मैंने देखा है कई बार, मेरी बहन के ऊपर हमेशा रौब दिखाते रहते हो, तो ये मेरे और मेरी बीवी के बीच की बात है, तुम्हें बीच में हड्डी बनने के लिए कौन कह रहा है? मृत्युंजय ने सुधांशु को घूरते हुए कहा। सुधांशु मृत्युंजय की बात को इग्नोर कर रुद्रा की तरफ देखा, बोला, जीजू आप बताओ, आपकी और फलक दीदी के बीच में किसकी ज़्यादा चलती है? अमृत सुधांशु की बात सुनकर बोला, तुम इसमें क्या पूछ रहे हो, मुझसे पूछो ना, मैं भी बताता हूँ। मेरे और मेरी बीवी के रिश्ते में मेरी बीवी के ज़्यादा चलती है, क्योंकि हर घर में औरतें लेडी बॉस होती हैं। रुद्र अमृत का साथ देते हुए सुधांशु, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड की ज़्यादा चलती है, मैं तो कच्छा भी वहीं पहनता हूँ जो फलक मेरे लिए खरीद कर लाती है। उन दोनों के बाद सुधांशु मृत्युंजय की तरफ देखकर बोला, और हमारे रिश्ते में हम दोनों की इक्वल चलती है, भेदभाव नहीं होता, और अब आप अपना बताओ। मृत्युंजय इन तीनों को बुरी तरीके से घूरते हुए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, हर बार मुझे फंसा देते हो तुम लोग। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर उसे देखते हुए, जीजू गणेश चतुर्थी तक मेरा सपना पूरा हो जाएगा, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मृत्युंजय सुधांशु के बाद पर उसके सिर को थपथपा, तुम समझदार हो इसलिए तुम पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वरना नहीं करता। जिसे सुनकर रुद्रा सुधांशु की तरफ देखते हुए, क्या खिचड़ी पक रही है बिना मुझे बताए? मृत्युंजय रुद्र की बात खुद की तरफ इशारा करते हुए, मैं बड़ा होना है, रिश्ते और उम्र तजुर्बे सब में तुमसे, इसलिए मुझे बराबरी करने की कोशिश मत किया कर। मृत्युंजय की बात पर रुद्र मुंह बनाते हुए, तो क्या फ़ायदा, बुढ़ापा भी तो पहले ही आएगा ना। रुद्र के बात सुन मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए, हम दोनों की उम्र की एक जैसी है, मेरी बीवी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड की उम्र भी एक है, लेकिन मेरा एक बच्चा है, दूसरा लॉन्डिंग में है, तुम अपना देखो, बुढ़ा हो रहा है। अमृत मृत्युंजय की बातों को सुनकर तिरछी नजर से रुद्र की तरफ देखता है, जिसका चेहरा अब गुस्से से तमतमा रहा था। जिसे देख अमृत रुद्र के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए, तुझे बस गुस्सा दिला रहा है, ये सब मत करना, फलक तुझे उल्टा लटका देगी।
अमृत की बात पर रुद्र मृत्युंजय की तरफ इशारा करते हुए बोला, इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि मैं बाप नहीं बन सकता। रुद्र को भड़कता हुआ देखकर मृत्युंजय तिरछी मुस्कान के साथ, तुम बाकी समझदार हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इतना कहकर मृत्युंजय वेटिंग रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद रुद्र उसके पीछे जाते हुए गुस्से से, तेरी तो, ये कहते हुए रुद्र रुक जाता है क्योंकि मृत्युंजय रुक गया था। मृत्युंजय पलटकर अंदर आने लगता है, जिसे देखकर रुद्र पीछे होते बोले, क्या कर रहे हो। रुद्र की बात पर मृत्युंजय उसे साइड में धक्का देते हुए बीच में रोड की तरह खड़े हो जाते हैं। इतना कहने के बाद मृत्युंजय सुधांशु की तरफ देखते हुए, क्या तुम मेरा एक काम करोगे। मृत्युंजय की बात पर सुधांशु आंखें चढ़ाते हुए, कैसा काम। मृत्युंजय सुधांशु की हाँ को सुनते हुए अमृत की तरफ देखते हुए बोले, जैसे आज द्विवेदी का इन सब में हाथ था। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि पूरी केरल फैमिली मिली हुई है। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए, पूरी फैमिली को नहीं कह सकते, लेकिन क्या। ऋतिक के अंदर आते हुए पूछा। ऋतिक की आवाज़ सुन सुधांशु सिर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए, लेकिन मुझे लगता है द्विवेदी सिर्फ एक मोहड़ा था जिसे भड़काकर इन सब में लपेटा गया है, क्योंकि वह काफ़ी अच्छा आदमी था। ऋतिक सुधांशु की बात सुन उसके सामने आंखें छोटी करके बोला, जितने छोटे हो उतनी छोटी बातें करो, ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। सुधांशु ऋतिक के बाद अपने होठों पर तिरछी मुस्कान लेकर बोला, मैंने अक्सर लोगों को जलते हुए देखा है छोटू की कामयाबी पर, और आपका भी कुछ ऐसा ही हाल है मिस्टर खन्ना। ऋतिक सुधांशु के बाद पर अपने दांत पीसते हुए, बेवजह का इल्ज़ाम लगाकर रिश्ते सिर्फ खराब होते हैं। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं बस अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। सुधांशु ने सीधा से जवाब दिया। उन दोनों के बाद बात को बढ़ता हुआ देखकर रुद्रा ऋतिक से बोला, एक बार जांच पड़ताल करने में कुछ नहीं होता। मृत्युंजय रुद्र का साथ देते हुए ऋतिक से बोला, ऋतिक, एक बार जांच करने से कुछ नहीं होता। ऋतिक मृत्युंजय के हाथ सुनकर बिना किसी भाव के मृत्युंजय से बोला, अगर इन सब में प्रकृति की फैमिली का हाथ हुआ तो गुनाहगार तो को सज़ा मिलती है, चाहे गुनाह तुम करो या मैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मृत्युंजय ने जवाब दिया, जिसे सुनकर ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए, मैं साथ दूंगा। सुधांशु एक नज़र ऋतिक की तरफ देखने के बाद मृत्युंजय से बोला, हमें प्रोफेसर के पास चलना चाहिए। मृत्युंजय सुधांशु के बाद अपना सिर हिला देता है और सब लोग अनमोल के वार्ड की तरफ चले जाते हैं। अनमोल के वार्ड में अनमोल नींद से उठ चुका था। वो थोड़ा फ्रेश लग रहा था जब मृत्युंजय के साथ अमृत अपने हाथ में एक छोटा सा रिकॉर्डर लेकर वार्ड में आता है। अनमोल उन लोगों को देख उठने की कोशिश करते हुए, तुम सब यहाँ। सुधांशु आगे जाकर अनमोल को उठाकर ठीक से बिस्तर पर बैठा उसके कमर के पीछे तकिया लगाते हुए बोला, कुछ बातें करनी थी। अनमोल गहरी सांस भरकर उन लोगों को देखते हुए बोला, सिर्फ छोटा सा एक्सीडेंट था, किसी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। मृत्युंजय अनमोल की बात सुन अपने दांत पीसते हुए बोला, अनमोल भारद्वाज, ये तुम्हारी गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, इसमें मेरा भाई सफ़र कर रहा है, इसलिए नाटक करना बंद करो। अनमोल मृत्युंजय की बात पर कंफ्यूज होते हुए, मतलब ये कि विप्लव हॉस्पिटल में है, सिर्फ तुम्हारे मुजरिम के बारे में पता लगने के कारण, इसलिए बताओ इन सब में कौन कौन शामिल है। अमृत ने अनमोल के कंफ्यूज आंखों को देखते हुए पूछा, जिसे सुनकर अनमोल अपना सिर नहीं में हिलाकर, मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। मृत्युंजय अनमोल की बात पर थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोले, यार असलियत कबूल करवाने के लिए मैं पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ और तुम कोई मुजरिम नहीं हो, इसलिए जितना पता है चुपचाप बोल दो ना। अनमोल मृत्युंजय की बात पर कुछ कहता उससे पहले सुधांशु अनमोल से, आपका एक साथी मर गया और दूसरा द्विवेदी शास्त्री का भी इसमें पूरा हाथ था, जिसने खुदकुशी कर ली तो बेहतर होगा आप खुद बताएं। सुधांशु की बात सुन अनमोल हैरान होते हुए, द्विवेदी ने खुदकुशी। मृत्युंजय अनमोल के हैरान आंखों को देख अपना सिर हिलाते हुए, बिल्कुल सही, इसलिए बताओ और कौन कौन शामिल है इसमें। अनमोल मृत्युंजय की बात पर एक नज़र अमृत और सुधांशु की तरफ देखने के बाद गहरी सांस लेते हुए बंदरगाह पर बेहोश होने के बाद मेरी आंखें एक पुराने से वेयर हाउस में खुली। 4 दिन पहले वेयर हाउस। अनमोल कुर्सी से बंधा हुआ था और उसे अपने सिर में काफ़ी तेज दर्द हो रहा, जिस कारण उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका सिर कभी भी फट जाएगा। जिसे महसूस करते हुए अनमोल अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर जोर से बोला, कोई है यहाँ पर। लेकिन अनमोल के सवाल के जवाब में कोई कुछ नहीं करता, जिस पर अनमोल इधर उधर देखने लगा। हर तरफ बड़े बड़े लकड़ी से बने बॉक्स रखे थे, जिस कारण अनमोल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब उसे कदमों की आहट सुनाई देने लगी तो कदमों की आहट का महसूस कर अनमोल से तरफ देखते हुए बोला, कौन है। जिसके जवाब में आधा के साथ चलते हुए अंदर आते हुए बोली, मैं हूँ प्रोफेसर। आधा को देखकर अनमोल अपनी आंखें छोटी करते हुए, मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। हम लोगों ने तो आपसे सवाल नहीं किया कि आप हमारे शिपमेंट की जगह पर क्या कर रहे थे, तो आपको भी कोई हक नहीं है हमसे सवाल पूछने का। आधा ने अनमोल के सामने रखे कुर्सी पर बैठ कर पैर के ऊपर पैर रख कर बैठते हुए कहा, जिसे सुनकर अनमोल अपने दांत पीसते हुए, मेरे साथी को क्यों मारा गया और जिस शिपमेंट की बात कर रही हो वो गैर कानूनी थी। तुम्हें कानून का कुत्ता बनकर क्या मिला, सरकार का कुत्ता बनकर तुमने क्या हासिल कर लिया जो यहाँ पर देश प्रेमी होने का सबूत दे रहे हो। एक आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर अनमोल सिर घुमा उसकी तरफ देखते बोला, कौन हो तुम। अनमोल के सवाल पर उस शख्स अंधेरे से रोशनी में आते हुए, तुम्हारा पार्टनर।
अनमोल उस शख्स को देखकर हैरान होते हुए द्विवेदी अनमोल के हैरान नज़रों को देखते हुए उसके पास आ उसके जबड़े को कस कर पकड़ते हुए बोला, हो तुम सोच रहे होंगे ना मेरा इन सब में कैसे हाथ है। तो अनमोल द्विवेदी के बाद अनमोल चेहरे को झटकते उसके हाथ को अपने चेहरे से हटाकर गुस्से में बोला, बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे देशद्रोहियों की हैवानियत और लालच आंखों में नजर आता है। अनमोल की बात पर द्विवेदी अपने सिर नहीं में हिलाते हुए, मैं देशद्रोही नहीं हूँ, बस थोड़ा सा खफा हूँ तुम्हारे देश से, जहाँ तुम्हें कमज़ोर कहकर तुम्हारे देश ने ठुकरा दिया, वहीं मुझे नकारा कहकर तुम्हारे देश ने ठुकरा दिया, तो मैं वफादारी तो नहीं कर सकता तुम्हारे देश से। अनमोल द्विवेदी की बात सुनकर अपने दांत पिसते हुए, वफादारी के बदले कोई कुछ दे चाहे ना दे, अपने इंसानियत और इज्जत को नहीं भूलना चाहिए। द्विवेदी अनमोल के मुंह पर एक मुक्का जर कर बोला, मुफ्त की ज्ञान मुझे मत दो और चुपचाप हमारे साथ शामिल हो जाओ। और बताओ, हमारे वेपन डिलीवरी को रोकने के लिए तुम्हारे संगठन के कौन सा प्लान बनाकर रखा है। द्विवेदी के मारने पर अनमोल के गाल से खून आने लगता है, जिसे इग्नोर करते हुए अनमोल द्विवेदी से कहता, मार दो मुझे, लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आधा अनमोल की बात सुन कुर्सी से खड़ी हो उसके पास था, उसके चेहरे पर उंगली चलाते हुए, इतना जिद्दी नहीं हुआ करते अनमोल, प्यार से बात बता दो, खुश रहोगे। जिसे सुनकर अनमोल एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोगों की बातों में सच्चाई है? नहीं, तुम सब गिरगिट से भी ज़्यादा कमीने हो। वो तो खतरे की वजह से रंग बदलता है और तुम सब हर पल अपना रंग बदलते हैं। द्विवेदी अनमोल की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, मुफ्त के ज्ञान मत दो हमें। मैं तो तुम्हें तभी मार देना चाहता था जब तुम मेरे और मिस लूथरा के बीच में आए, लेकिन सोचा कि नहीं, एक लड़की के लिए तुम्हें क्यों मारूं। लेकिन लगता है कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया था। अनमोल रिया के जिक्र को द्विवेदी के मुंह से सुन गुस्से से बोला, रिया से दूर रहना, अगर तुम उसके आसपास भी गए ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आधा अनमोल के बेचैनी और तरफ को देखकर मुस्कुराते हुए द्विवेदी से बोला, सच कहा है किसी ने, एक मनपसंद औरत की तरफ एक मर्द ही जान सकता है। अनमोल आधा की बात पर गुस्से से बोला, तुम एक औरत होकर इन घटिया सोच रखती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आधा अनमोल की बात सुन अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मुझे तो बिल्कुल नहीं आती, और टाइम वेस्ट करना तो वैसे भी हमें नहीं पसंद। 2 दिन पहले यहाँ रख कर हमने वैसे भी अपना मुंह बहुत टाइम वेस्ट किया। आधा की बात पर अनमोल थोड़ा कंफ्यूज होते हुए, 2 दिन? हाँ 2 दिन सोल्जर, 2 दिन से तुम बेहोश था। सुल्तान ने अंदर आते हुए जिसे देखकर अनमोल अपने दांत पीसते बोले, एक बार मुझे बस छोड़ो, फिर देखना तुम लोगों का क्या हाल करता हूँ मैं। सुल्तान अनमोल के पास आकर उसके जबड़े को पकड़ते हुए, तुमको क्या लगता है हम तुमको जिंदा छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं, हम तुमको तुम्हारे भगवान के पास भेजने वाला है। द्विवेदी सुल्तान के बाद सुन अनमोल की तरफ इशारा करते हुए बोला, और उसकी गर्लफ्रेंड मेरी होगी कुछ रातों के लिए। द्विवेदी के जलील बात को सुनकर अनमोल गुस्से से तमतमाते हुए, मेरी रिया के नज़दीक में मत जाना द्विवेदी, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुल्तान अनमोल की बात पर तिरछी मुस्कान लिए द्विवेदी से बोला, तो हम भी चखना चाहेगा इसकी रिया को। द्विवेदी सुल्तान की बात पर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देता है तो सुल्तान एक रॉड उठाकर अनमोल के सिर पर मारते हुए कहता है, धीरे धीरे सब खत्म होगा। द्विवेदी एक मुक्का अनमोल के मुंह पर जड़ते हुए सुल्तान का साथ देकर बोला, हमारा सिक्का चलेगा। अनमोल का पूरा चेहरा खून से भीग गया था और उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा रहा था और सुल्तान 2-3 बार रॉड से और अनमोल के सिर पर मारता है, बस मुझे यही तक याद है, उसके बाद वो लोग कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता। अनमोल ने जवाब दिया, जिसे सुनते हुए अमृत कंफ्यूज होकर मृत्युंजय से बोला, ये सुल्तान कौन है? ऋतिक और डेविड अंदर आते हुए, सुल्तान अली एक स्मगलर है। उन दोनों की बात सुनकर मृत्युंजय कंफ्यूजन में अनमोल की तरफ इशारा करते हुए, तो इन लोगों को हम लोगों से क्या लेना देना? ऋतिक मृत्युंजय की बात पर खुद की तरफ इशारा करते हुए, मेरा जरूर लेना देना है। मृत्युंजय ऋतिक की बात पर कंफ्यूज होते हुए, तुम्हारा लेना देना है? ऋतिक मृत्युंजय के कंफ्यूज चेहरे को देखते हुए गहरी सांस भर बोला, सुल्तान अली और शेलवन दोनों भाई हैं, बाप एक है माँ अलग है। पहले सेलवन का नाम सलमान था, जिसे उसने बदल कर शेलवन रखा क्योंकि उसे एक हिंदुस्तानी लड़की से प्यार हो गया था। जिसे सुनकर वहाँ खड़े सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। ऋतिक उन लोगों को हैरान देखकर आगे बोला, आज जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह हम लोगों में से कोई नहीं है। सुल्तान अच्छा आदमी नहीं है, उसे जिस्म की भूख है। ऋतिक के बाद में मृत्युंजय 2 मिनट चुप रहने के बाद बोला, और इन सब से निपटने का तरीका क्या है? डेविड मृत्युंजय की बात पर बोला, सुल्तान का और नित्या के कातिल का कोई लेना देना नहीं है, दोनों मैटर अलग अलग है। मृत्युंजय डेविड की बात सुनकर सिर हिलाता है, मानता हूँ, लेकिन उन दोनों के मैटर से मेरे भाई जुड़े हुए हैं। यहाँ अनमोल और विप्लव जुड़े हुए हैं तो वहीं चित्रांग की जिंदगी जुड़ी हुई है, तो मैं इससे दूर कैसे हो सकता हूँ? कोई मृत्युंजय से और कुछ कहता। उससे पहले मृत्युंजय का फ़ोन बजा। उसने देखा उसे संजीव कॉल कर रहा था, जिसे देखकर मृत्युंजय कॉल अटेंड करते हुए, हाँ संजीव। दूसरी तरफ से संजीव खुश भरी आवाज़ में बोला, और मुबारक हो मृत्युंजय, यहाँ असम वाली ज़मीन का केस तुमने जीत लिया है। संजीव के बाद पर मृत्युंजय गहरी सांस भर कर बोला, चलो इस घटिया माहौल में कोई तो अच्छी खबर आई, थैंक यू संजीव, तुम्हारे बगैर ये नहीं हो सकता था।
मृत्युंजय बिना किसी बात पर ध्यान दिए बस अपना सिर हिला देता है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो बस वही जानता था। सभी लोग अनमोल को आराम करने के लिए कहकर वार्ड से बाहर चले जाते हैं तो